दिनकर जी ने प्रतिकूलता में जब देश औपनिवेशिक दास्ता से ग्रस्त था तो उस प्रतिकूल स्थिति में उन्होंने संघर्ष किया और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। आज जो उनकी कविताएं हैं उस कविता में दिखाई देती कर्ण को जो उन्होंने पात्र बनाया, ये उसका मूल क्या है, उद्गम क्या है, महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें वीरता कितनी है, वीरता का तात्पर्य है उसमें गुण क्या है। तो रूप नहीं गुण को देखो, जन्म को नहीं उसके कर्म को देखो। तो कर्म को और गुण को स्थापित करने वाला कवि दिनकर हैं। कहीं पर भी उनके जीवन में, काव्य रचना में या उनके स्वयं की पृष्ठभूमि में संकीर्णता नहीं आती। साधारणतः भारत में जो लोग लिखते, पढ़ते, बोलते हैं वे आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन होता है उसमें वो संकीर्णताएँ दिखाई पड़ती हैं, चाहे मात्रा कम हो। दिनकर जी ने अपने जीवन से में संकीर्णताओं को स्पर्श करने नहीं दिया। इसलिए दिनकर की रचना अन्य भाषाओं में, रूसी भाषा में, जर्मन में, लैटिन अमेरिका में, कई भाषाओं में अनुदित हुआ है। आजकल किसी भी क्षेत्र में वो नहीं निकल पा रहे हैं जो पहले हुआ करते थे। राजनीति में वैसे राजनेता नहीं निकल पा रहे हैं, साहित्यकार नहीं निकल पाए हैं, शिक्षाविद नहीं निकल पा रहे हैं। ये चुनौती तो हम सब के लिए है। आलोचक बनने की जगह वह विकल्प को भरना, जो समाज में कमी है, समाज में रिक्तता है, उस रिक्तता को भरने के लिए आपको संयम के साथ साधना करना पड़ेगा और भौतिकता को छोड़कर और संत बनकर काम, जो व्यक्ति संत बनकर और प्रतिकूलता को बर्दाश्त करके काम करता है वही समाज का नींव बनता है। भरपाई हमारी आत्मालोचन से ही होगा। हम में से ही किसी को दिनकर बनना पड़ेगा, किसी को जेपी बनना पड़ेगा, किसी को रविन्द्रनाथ टैगोर बनना पड़ेगा। टैगोर प्रतिकूलता में काम करते रहे, घर में 6 मौत हो गई और तब गीतांजलि लिखे। दिनकर जी के घर में चूल्हे जलने की समस्या थी तो उर्वशी, कुरुक्षेत्र एवं अन्य काव्य संग्रह लिखे। तो मुझे लगता है कि जो लोग बौद्धिक जगत में हैं उनको भौतिकता से दूर रहना चाहिए। यदि राजसत्ता के पास भी हैं तो राजसत्ता के द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहिए। जैसे दिनकर राज्यसभा में रहकर भी अपनी बात बोलते थे, अपना जुबान से बोलते थे, देश के और मानव के हित में बोलते थे। तो मुझे लगता है कि जो बुनियादी सिद्धांत है कि प्राकृतिक न्याय का अवहेलना न हो, वो जनता और सत्ता दोनों के लिए था। वह संदेश था न्याय की स्थापना, यानी कि जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो भेदभाव रहित और समानता आधारित समाज की कल्पना उनकी कविताओं में। इससे दिनकर वर्तमान से अधिक पीढ़ियों के कवि हैं। जब जिस समाज में लोग पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं और तकनीकी माध्यम बन गया है अपने ज्ञान बढ़ाने का, तकनीकी हमेशा ही व्यक्ति को संवेदनहीन बनाता है। तो मुझे लगता है कि युवा वर्ग को साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वाध्याय करना चाहिए और स्वाध्याय ही चिंतन पैदा करता है और चिंतन से ही सृजन होता है। तो चिंतन और सृजन की प्रक्रिया जिस समाज में रुक जाती है, चाहे तकनीकी विकास जितना अधिक हो जाए, आर्थिक विकास जितना अधिक हो जाए, वह समाज बहुत सफल नहीं होता है। इसलिए मुझे युवा वर्ग से मेरी अपील है कि निरंतर स्वाध्याय में को जोड़ें। भारत की परंपरा में 2 चीज़ें थी, स्वाध्याय और सत्संग। जो आप पढ़ते थे वो आपस में साझा करते थे और साझा करने में तालियां नहीं बजती थी। एक दूसरे को, जो उपनिषद में कहा गया नीति नीति, यह भी नहीं वह भी नहीं, तो एक दूसरे का खंडन भी करते थे। यह जब प्रक्रिया चलती है तो भारतीय ज्ञान परंपरा आगे बढ़ती। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।